हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 रीड किया था और आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। लगभग 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। इस यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। इसमें घोड़ों को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि किसी दूसरे राजा ने इन घोड़ों को रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होता था, और अगर घोड़े को जाने दिया तो मतलब अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उस राजा से अधिक शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यज्ञ को विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। तो फ्रेंड्स, यज्ञ को किसके द्वारा संपन्न किया जाता था? विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। यज्ञ के समय राजा को राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। राजा का सारथी राजा की विजयों तथा गुणों का गान करता था। तो फ्रेंड्स, राजा का जो सारथी था वो राजा के द्वारा जीते गए युद्धों का और उसके गुणों का गान किया करता था अश्वमेध यज्ञ के समय पर। राजपद अनुवांशिक हो गया, यानी कि फ्रेंड्स, जो राजा का पद था वो अनुवांशिक हो गया, यानी कि राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को स्वयं राजा घोषित कर दिया जाता था। तो इसीलिए उनका पद जो है उस समय पर अनुवांशिक हो गया था। अब राजा भूमि का स्वामी माने जाने लगा। राजा के नाम क्या क्या थे फ्रेंड्स उस समय में? राजा को स्वराट, विराट, एकराट, भूपति, सर्वभूपति और सम्राट के नाम से पुकारा जाता था। तो ये उपाधियां भूमि पर स्वामित्व को प्रदर्शित करती हैं। सभा एवं समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सो फ्रेंड, प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? सभा और समिति को। उत्तर वैदिक काल में भागदुग नामक एक अधिकारी का उल्लेख है। यह अधिकारी संभवतः कर व्यवस्था से संबंधित था। इसी प्रकार राजा के मंत्रियों को रत्नीन कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, राजा के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? रत्नीन कहा जाता था, और इनकी संख्या 12 बताई गई है। अब आगे वर्ण के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक ग्रंथ को क्यों क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनकी रचना जो है वो ऋग्वेद के बाद में हुई थी, इसी वजह से इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता था। और उत्तर वैदिक ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते थे? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। सो फ्रेंड्स, इन वेदों में क्या बताया गया है? अनुष्ठानों और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पुरोहितों ने जिन वर्गों में लोगों को विभाजित किया उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें वर्ण कहा जाता था, और प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य थे। पहला वर्ण ब्राह्मण वर्ण। तो पहला वर्ण कौन सा था फ्रेंड्स? ब्राह्मण वर्ण था, और उनका काम था वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, और जिसके लिए उन्हें उपहार मिलते थे लोगों से। दूसरा स्थान क्षत्रियों का आता था, और उनका कार्य था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य आते थे, और उनका कार्य था कृषि करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। चौथा वर्ग शूद्रों का आता है, और उन तीनों वर्णों की सेवा करना इनका कार्य था। यानी कि तीनों वर्ण स्वयं जो थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों की सेवा करना शूद्रों का कार्य था।
क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को कोई अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। सो फ्रेंड्स, उस समय में महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। तो फ्रेंड, उस समय में जन्म के आधार पर लोगों के वर्णों का निर्धारण किया जाने लगा था। कई लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था। फ्रेंड्स, वो लोग उन्हें नहीं मानते थे कई लोग। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। और जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या था फ्रेंड्स? जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब लोगों ने कृषि कार्यों को प्राथमिकता दे दी, तब लोगों ने एक स्थान पर रहना पड़ा। जिस स्थान पर लोगों ने स्थायी रूप से रहना आरंभ किया, उस स्थान को जनपद कहा जाने लगा। पाणिनि के अनुसार जनपदों की संख्या 40 थी। तो फ्रेंड्स, जनपदों की संख्या कितनी थी? 40 थी। और ये किसके अनुसार थी? पाणिनि के अनुसार थे। जनपदों की बस्तियों में प्रमुख कौन कौन से थे? दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। लोग चावल, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। मिट्टी के बर्तन घूसल और लाल रंग के होते थे। कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित घूसल पात्र के रूप में जाना जाता था। बर्तनों पर जो चित्रकारी की गई वे आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होती थी। जीवन के को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। सबसे पहला आश्रम बताया गया था ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 12 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक किया जाता था। दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम, जिसकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होती थी। उन लोगों के लिए यह आश्रम बनाया गया था। तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम, उसमें 50 से लेकर 75 वर्ष तक की उम्र के लोग आते थे। और चौथा था संन्यास, जिसमें 75 साल से लेकर मृत्यु तक लोगों को इस आश्रम में रहना पड़ता था। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स महाजनपद काल की। और उसका महाजनपद काल का कार्य 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक का माना जाता है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, जनपदों की राजधानी होती थी और इन राजधानियों की किलेबंदी की जाने लगी थी। और वो किलेबंदी लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाकर की जाती थी। राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों द्वारा किया जाने लगा। यानी कि फ्रेंड्स, आहत सिक्कों का इस्तेमाल महाजनपद काल में शुरू हुआ था। राजा नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण था। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता था। यानी कि फ्रेंड्स, फसलों पर लगाए गए कर को भाग कहा जाता था और उसमें फसल का 1/6 हिस्सा लिया जाता था लोगों से। कारीगरों के ऊपर कर, बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। फ्रेंड्स, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी उनकी संख्या। तो चलिए फ्रेंड्स, अब महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पर महाजनपदों के नाम बताए गए हैं, उनकी राजधानियाँ और वर्तमान में उनकी स्थिति कहाँ पर है। जैसे कि काशी,
काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा है कौशल राजा प्रसेनजित। कौशल जिसके राजा थे प्रसेनजित। अयोध्या या साकेत तथा श्रावस्ती कुछ समय के लिए, और फिर अब उनकी राजधानी को किसको माना जाता है? फैजाबाद व अवध, जो कि यूपी में है। अगला है फ्रेंड्स अंग, जिसकी राजधानी उस समय थी चंपा और आज के मुंगेर व भागलपुर यानी कि बिहार में स्थित है। तीसरा महाजनपद है फ्रेंड्स वज्जी, जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो आज के बसाड़ या उत्तरी बिहार में स्थित है। चौथा अगला महाजनपद है फ्रेंड्स मगध, जिसकी राजधानी राजगृह, राजगीर तथा पाटलिपुत्र मानी गई थी और वो आज के पटना व राजगीर जिले बिहार में स्थित है। अगला महाजनपद है मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनारा थी और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है आज के में। अगला महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी और जो आज के बुंदेलखंड में स्थित है। नेक्स्ट वत्स उदयन थे राजा वहाँ के, और जिनकी राजधानी कौशाम्बी थी और वो आज के इलाहाबाद व बांदा जिले यूपी में स्थित है। अगले अस्मक, जिनकी राजधानी पोतन पोटिल थी, जो आज के आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अवंती, जिसके राजा थे चंड प्रदोत, उनकी राजधानी उत्तर भारत में थी उज्जैन और दक्षिण की तरफ माहिष्मती थी और जो आज के मालवा यूपी में स्थित है। अगले थे गांधार राजा बिंबिसार व अजातशत्रु, जिनकी राजधानी तक्षशिला थी, जो आज के पाकिस्तान पेशावर में स्थित है। अगले हैं कंबोज, जिनकी राजधानी हारक थी और जो आज के कश्मीर में स्थित हैं। अगले थे कुरु, जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आज के दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के क्षेत्रों में स्थित है। नेक्स्ट है पंचाल, जो उत्तर की तरफ अहिच्छल और दक्षिण की तरफ काम्पिल्य में स्थित थी उनकी राजधानी, और जो आज के रामनगर बरेली यूपी में स्थित है। अगले महाजनपद हुए फ्रेंड्स मत्स्य, जिनकी राजधानी विराटनगर थी, जो आज के जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगले थे शूरसेन, जिनकी राजधानी मथुरा थी उस समय में, जो आज के ब्रजमंडल यूपी में स्थित है। सो फ्रेंड्स ये कुछ महाजनपद थे जिनके बारे में बताया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब आगे मगध के बारे में बताया गया है कि लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगध 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। मगध के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये मगध के बारे में बताया गया है कि मगध जो था एक ऐसा राज्य था जो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। ये देखिए फ्रेंड्स, उत्तर की तरफ गंगा नदी, पश्चिम की तरफ सोन नदी और पूर्व की तरफ चंपा नदी थी और इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत स्थित था और इन सभी के बीच में मगध राज्य था। इन नदियों में गंगा, सोन, चंपा जैसी नदियां शामिल हैं। ये नदियां सिंचाई एवं व्यापार की दृष्टि से मगध के लिए सहायक थी। मगध के जंगलों में उत्कृष्ट कोटि के हाथी पाए जाते हैं, जिन्हें पकड़कर मगध के राजाओं ने हाथियों की सेना तैयार की थी। ये भी एक वजह थी फ्रेंड्स कि मगध जो राज्य था जो बहुत शक्तिशाली राज्य माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो सेना थी उसमें हाथियों को शामिल किया गया था सेना में। मगध के जंगलों में बालसा नामक हल्की लकड़ी पाई जाती थी। इस लकड़ी से रथ बनाए जाते थे। इसी प्रकार मगध के जंगलों में लोहे की खदानें थीं। लोहे का प्रयोग कृषि उपकरण तथा अस्त्र बनाने के लिए किया जाता था। इस प्रकार भौगोलिक रूप से शक्तिशाली क्षेत्र था मगध एक। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक हुए और वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में फैला लिया था। बिहार में राजगृह,
आधुनिक राजगीर में जो है कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में इसे पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, को राजधानी बनाया गया। अब आगे वज्जी के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था। तो मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था? वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, वज्जी की जो शासन व्यवस्था थी, उसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ के कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन की बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान किए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब एक नज़र महत्वपूर्ण तिथियों पर डाल लेते हैं फ्रेंड्स। नए शासक लगभग 3000 साल पहले बने थे। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले हुए थे। सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन, ये दोनों फ्रेंड्स लगभग 2300 साल पहले हुए थे। उसके बाद गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हो गया था। तो ये चैप्टर यहाँ तक था फ्रेंड्स। अब आगे हम एक नज़र एक बार मैप पर डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो रेड कलर के पेन से लिखा हुआ है वो तो जनपद थे, और जो ग्रीन कलर के पेन से लिखा हुआ है वो महाजनपद थे। गांधार, ये पाकिस्तान में था फ्रेंड्स। अगला है कुरु, ये दिल्ली में, हरियाणा में पाए जाते थे। अगला है कौशल, उत्तर प्रदेश में। अवंती, मध्य प्रदेश में। वज्जी, अंग और मगध, ये बिहार के राज्य में थे फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं हम जनपद की। तक्षशिला, ये पाकिस्तान के एरिया में था। हस्तिनापुर, ये मेरठ में थे। वैशाली, बिहार में। और अगला आता है फ्रेंड्स कौशाम्बी। तो ये कुछ जनपद दिखाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।